हम सभी जानते हैं कि हम कितना ज़्यादा इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं, कितना एंगेज रहते हैं। और ऐसा होता है ना कि सोशल मीडिया पर किसी को अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करना अच्छा लगता है, तो किसी को अपनी क्रिएटिविटी, किसी को कहानियाँ लिखना पसंद है, तो किसी को अपनी कहानी सुनाना। लेकिन रतिका, ये बताओ कि ऐसा कोई व्यक्ति क्यों करता है? सिमरन, हम कुछ भी अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं या तो वो हम अपने लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी इस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करता है तो ये हमारे लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। जी हाँ, और हमारे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हाल ही में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को मंजूरी दी गई है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि क्या कहता है ये एक्ट, कैसे सुरक्षित रखता है हमारे डेटा को। और इस पर और जानकारी साझा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है साइबर एंड प्राइवेसी एक्सपर्ट एडवोकेट अनुज कुमार अग्रवाल। सर, आपका डीडी मॉर्निंग शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस एक्ट को पारित करने के पीछे क्या मकसद है? आपने जैसा कि पहले भी बताया कि हम अपनी बहुत सारी निजी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे साझा करते हैं। कई बार मजबूरी में करते हैं और कई बार जानबूझकर करते हैं जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी संस्था या दूसरी कंपनी उसका गलत इस्तेमाल करे। और ऐसी गतिविधियां चूंकि चल रही थीं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये नया कानून लाई है कि आपकी जो निजता है अब वो आपके कंट्रोल में, आपकी मुट्ठी में रहेगी। आप अपनी जानकारी जरूर साझा करें, लेकिन जिस उद्देश्य से और जितने समय के लिए चाहते हैं उतने समय के लिए ही होगी, उसी उद्देश्य से होगी, उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सके, इसलिए यह कानून लाया गया। सर, पहले भी जो हमारा ये डाटा सुरक्षित करने के लिए कई तरह के कानून पहले भी लाए गए हैं, तो ये जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, ये बाकी कानून से किस तरह से अलग है? देखिए, पहले हमारे पास आईटी एक्ट 2000 था और उस समय उसका प्रमुख उद्देश्य ई कॉमर्स और सोशल मीडिया इत्यादि को बढ़ावा देना था, क्योंकि वो एक बहुत शुरुआती दौर था। लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा कि अब हमारा जो डिजिटल स्फीयर है वो बढ़ चुका है और लोग फ्रीली अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इस बात की आवश्यकता थी कि उसके दुरुपयोग को रोका जाए और बहुत स्पेसिफिक यानी पॉइंटेड कानून बनाया जाए। और इसलिए पहले वाला कानून बहुत विस्तृत था, अब बिल्कुल स्पष्ट बात लिख के कि किस प्रकार से देश विदेश में हमारे डेटा को रोका जाए, उसके दुरुपयोग को रोका जाए, इसलिए कानून बनाया गया। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि हमारे देश विदेश में जो डेटा है उसे सुरक्षित रखा जाए, तो ये हम किस तरह के डेटा की बात कर रहे हैं? ये व्यक्तियों के निजी डेटा की हम बात कर रहे हैं और निजी डेटा में भी डिजिटल डेटा की बात कर रहे हैं। अगर कोई डेटा पेपर फॉर्म में है तो वो इस एक्ट में अभी कवर्ड नहीं है, लेकिन अगर कोई डेटा पेपर फॉर्म में लिया जाता है और उसको बाद में डिजिटाइज यानी कंप्यूटर में या मोबाइल में डाल दिया जाता है तो वो इसमें पूरी तरह से कवर्ड है। किसी भी प्रकार से किसी भी जगह, किसी कंप्यूटर में, सर्वर में या किसी भी स्रोत में उसको रखा जाता है, उसको परिवर्तन किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, वो सब इसमें कवर्ड है। सर, ऑनलाइन जो कंपनीज होती हैं वो अलग अलग तरीके से हमारा डेटा मांगती हैं और उसका अलग अलग इस्तेमाल करती हैं, तो अब ये जो एक्ट आया है 2023 में, इसमें किस तरह की डेटा पॉलिसीज़ में चेंजेस किए गए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए जानना। अभी तक एक बड़ा सा एग्रीमेंट लोगों को प्रस्तुत किया जाता था और वो आंख बंद करके उसको मानते थे और ना मानने पर सेवाएं नहीं दी जाती थी। लेकिन अब उन्होंने जो कानून हमारा ये बना है उसमें हर बात को विस्तृत रूप से और सरल भाषा में और इसके अतिरिक्त हमारे देश की जो 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने पर उन शर्तों को बताया जाएगा, उन उद्देश्यों को बताया जाएगा जिसके लिए डेटा लिया जा रहा है। और जितने समय तक उपभोक्ता चाहे उतने समय तक ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही विस्तृत परिवर्तन है और भारतीय भाषाओं को चूंकि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि अब सिर्फ अंग्रेजी में आप नहीं अपनी शर्तें रख सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा नहीं जानते। हमारा बहुत विविध देश है तो बहुत सारी भाषाओं को हमने मान्यता दी है। तो इस कानून के माध्यम से अब सभी भाषाओं में, जो कि जनता समझ सकती है, लोग समझ सकते हैं और स्पष्ट रूप से और सरल भाषा में, दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इस कानून के माध्यम से ये किया जाएगा। तो डेटा का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर। सर, यहाँ पर आपने समय का भी जिक्र किया, तो ये किस तरह से मुमकिन है कि जितने समय तक उपभोक्ता चाहे केवल उतने समय तक ही उसका डेटा स्टोर किया जाएगा और बाद में डिलीट कर दिया जाएगा? ये क्या प्रोसेस है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी।
देखिए, अभी ये मान्यता थी और अभी तक जो प्रावधान थे कि एक बार अगर आपने दे दिया जी, तो फिर आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। ये उस प्रकार का तीर था जो म्यान से निकल गया तो निकल गया, तलवार बाहर आ गई। लेकिन इस कानून में ये कहा गया है कि ठीक है, हम आज आपको डेटा दे रहे हैं, उद्देश्य भी बता रहे हैं, लेकिन अगर हमारी परिस्थितियां बदलती हैं और हम नहीं चाहते कि अब ये आपके पास रहे या पब्लिक डोमेन में जाए या आप इसे शेयर करें, तो हम उस डेटा को परिवर्तन कर सकते हैं, उस डेटा को हटाने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसका जो समय है वो पूरी तरह से जो इंडिविजुअल हैं उनके हाथ में आ गया। पूरा कंट्रोल सरकार ने लोगों को दे दिया कि आप जब तक चाहें अपना डेटा किसी को शेयर करें और जब चाहें उसे वहां से तो वापस सर हम ले लें। वापस कैसे लें अपना डेटा? आपको वापस लेने के लिए कानून में प्रावधान दिया हुआ है। जिन लोगों को आपने दिया है उनको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और एक निर्धारित समय के अंदर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद वो आपको कंफर्म करेंगे कि अब आपका डेटा उन्होंने अपने सोर्स से, अपने डेटाबेस से हटा दिया है और उसको अब वो आगे ना इस्तेमाल करेंगे, ना किसी को देंगे। अभी सर हमने बात की कि कंपनीज जो है हमारा डेटा लेती हैं अपने इस्तेमाल के लिए या किसी तरह से, तो अगर उस डेटा का हमारा गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे में इस बिल के तहत उन पर किस तरह की कार्यवाही की जा सकती है? देखिए, इसके अंदर बहुत ही सुंदर प्रावधान है और सिंपल तरीके से एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिकली काम करेगा, वहाँ पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और कंपनियों पर 50 से 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा और हर उस घटना पर जो कि लोग शिकायत करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा दी गई है, एक बहुत बड़ा डेटरेंट क्रिएट किया गया है कि मिसयूज ना करें और ये पहली बार हुआ है हमारे देश में। सर आपने कहा कि पहली बार हुआ है हमारे देश में, तो ऐसा कुछ और भी है जो बहुत खास है इस बिल से जुड़ा हुआ? इसमें नारी सशक्तिकरण को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है, इसके बारे में हमें थोड़ा और बताएं। बहुत अच्छा आपने कहा। और हमारे देश में बहुत बार ये बात हुई है कि नारी पुरुष समानता या सशक्तिकरण की, लेकिन शायद बातें ज़्यादा हुई हैं। पहली बार हम इस कानून में देख रहे हैं कि ही की जगह शी वर्ड का यूज़ किया गया है और ये कहा गया है कि जहाँ पर भी शी वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब पर्सन, यानी ये जेंडर न्यूट्रल है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है, एक बहुत ही अच्छा कदम है, जहाँ पर हमने सिर्फ बात नहीं की है, जहाँ पर कानून के माध्यम से ये चीज़ अब सामने आई है, कानून में डाल दी गई है कि ही और शी बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है और ही क्यों, शी क्यों नहीं, उसको करके दिखाया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और पहली बार बिल्कुल बराबर का अधिकार दिया जाए। बराबर से बेहतर ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि बिल्कुल, बार-बार उसका नाम दिया गया। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि कार्यवाही की जाएगी अगर किसी तरह से डेटा का हमारे पर्सनल यूज़ किया जाता है अपने, तो कार्यवाही अगर किसी एक इंडिविजुअल का अगर डेटा हैक किया जाता है या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए तो बीइंग एन इंडिविजुअल उसको क्या करना चाहिए, आगे क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड नाम की एक सरकारी संस्था बन रही है। ओके। उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अच्छा। और उस शिकायत के ऊपर कार्रवाई करते हुए वो उसकी जांच करेंगे और उस जांच करने के बाद अगर शिकायत सही पाई जाएगी तो जिन्होंने आपके डेटा का मिसयूज किया है उन पर फाइन लगाया जाएगा। तो इसमें अगर हम ये भी समझे कि जो हमारी देश की साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है ये भी कहीं ना कहीं मजबूत होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। और ये फिर हमारे देश में पहली बार हुआ है कि अब साइबर सुरक्षा को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है इस एक्ट के माध्यम से। अभी तक साइबर सुरक्षा एक प्रकार से वॉलंटरी थी या कहीं सेक्टोरल रेगुलेटर जैसे आरबीआई वगैरह कुछ पर्टिकुलर संस्थाओं को, जैसे जो बैंकिंग संस्थाएं थी उनके लिए साइबर सुरक्षा के नियम बना रहे थे। लेकिन इस कानून में सभी के लिए साइबर सुरक्षा अनिवार्य कर दी गई है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जब हमें डेटा को सुरक्षित रखना है, हैकिंग से भी बचाना है, मिसयूज से बचाना है, तो सुरक्षा तो आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने कानून में ही ये प्रोविजन कर दिया कि साइबर सुरक्षा हर कंपनी को, हर संस्था को जो भी पर्सनल डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा रख रहे हैं, करना मैंडेटरी कर दिया। बिल्कुल। और सर ये तो हम वो साइबर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, डेटा की सुरक्षा की बात कर रहे हैं जो हमने किसी अन्य व्यक्ति, किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पर एक व्यक्ति क्या कर सकता है कि हम खुद ये इंश्योर करें कि हम अपना डेटा को इस तरह से लीक ना करें? देखिए, ये एक सेल्फ रेस्ट्रेन की बात है, एक डिसिप्लिन की बात है। जिस प्रकार से हम सड़क पर जब कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो एक डिसिप्लिन हमें अपने अंदर भी लाना होता है। इसी प्रकार से जब हम इंफॉर्मेशन हाईवे पर जा रहे हैं, जहां पर बहुत सारे डेटा है तेज रफ्तार से, वहां हमें अपने डेटा को इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पर नहीं देना है। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर
बैंकिंग जानकारी, आधार की जानकारी, कहीं हम घूमने जा रहे हैं उसकी जानकारी, जिसका कि मिसयूज हो सकता है, उसे स्वयं नहीं देना है। और जब हम कहीं पर भी डेटा दे रहे हैं तो किन शर्तों पर दे रहे हैं उसको भी एक बार पढ़ना है। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि वो सभी शर्तें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी, तो हमारे लिए ये भी एक्सक्यूज नहीं है कि हम अंग्रेजी में पढ़ नहीं पाए या हमारी भाषा समझ में नहीं आई। तो हमें स्वयं भी सावधानी रखनी है। और इस कानून में एक और नई चीज उन्होंने कहा है, जिम्मेदारियां। बिल्कुल। उस जिम्मेदारियों को बताया गया है और उसका पालन नहीं करने पर जनता पर भी फाइन लगाया जाएगा। तो ये एक प्रकार से आपको थोड़ा सा नज किया है लॉ के माध्यम से कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, सिर्फ दूसरों को दोष हर समय ना दें। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी अकाउंटेबल माना पड़ेगा। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हम सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, फिर वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, यंग हो, तो बच्चों की सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें किस तरह के कोई प्रावधान किए गए हैं कि जिसमें पेरेंट्स उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे जो बच्चे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं? ये एक अच्छा प्रावधान हमने इस कानून में देखा है और दुनिया से थोड़ा अलग हटके यहाँ पर एक स्टेप लिया गया, क्योंकि हमारी बहुत ही परिवार केंद्रित सोसाइटी है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी 18 वर्ष से कम है उन्हें चाइल्ड या बच्चा माना जाएगा और उनके गार्जियंस को ये राइट होगा, और जो कंसेंट है वो गार्जियन के माध्यम से ली जाएगी, क्योंकि 18 वर्ष से कम जो बाल्यावस्था मानी जाती है उसमें पूरी तरह से मेच्योरिटी नहीं है, पूरी तरह से समझ नहीं है। तो ये एक अधिकार गार्जियंस को दिया गया है, बच्चों के या जो डिसेबल किसी तरह से लोग हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, अच्छा प्रावधान है। और सर, अगर ऐसा हो कि किसी भी व्यक्ति का डेटा किसी कंपनी द्वारा, किसी फर्म द्वारा लीक कर दिया जाए, तो ये कैसे पता लगता है कि मान लीजिए मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हूँ कि अब कौन है जिसने इस तरह का साइबर क्राइम मेरे अगेंस्ट किया है, इसे कैसे पता लगाएंगे? देखिए, इसमें इस कानून के माध्यम से एक तो आप कंपनियों से जानकारी मांग सकते हैं कि हमारा डेटा जो आपके पास है वो आपने स्वयं इस्तेमाल किया है या किसी और को दिया है, तो उसकी जानकारी उनको देनी होगी। उसके बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर ये जानकारी कहाँ से लीक हो रही है। और इसके अलावा दूसरे प्रोविजंस हैं, जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उनके पास इन्वेस्टिगेशन विंग रहेगी और वो स्वयं भी इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं शिकायत मिलने पर या सुओ मोटो कि कहाँ से डेटा आखिर लोगों का लीक हो रहा है, और फिर वो उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने भी बताया और हम भी सब जानते हैं कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं किसी भी तरह की, तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमसे मांगी जाती थी, अननेसेसरी की भी, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। क्या अब इस एक्ट के आने के बाद क्या कुछ थोड़ा सा लिमिटेशंस हुई हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करने में? बिल्कुल। अब आप सिर्फ एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट या एक साथ सारी शर्तें नहीं लिखेंगे। ओके। जितनी भी कंपनीज हैं वो शर्तों को अलग अलग लिखेंगे और उसमें स्वीकारने या ना स्वीकारने की सुविधा लोगों को रहेगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपसे सारी हाँ करवाने की कोशिश कर रहा है और सर्विस को डिनाई कर रहा है, तो उसकी भी शिकायत इस एक्ट के माध्यम से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के सामने लाई जा सकती है। तो एक शिकायत की मैकेनिज्म जब बन गई है, तो अगर कोई व्यक्ति सही से या कोई संस्था ठीक से काम नहीं कर रही है तो तुरंत उसकी शिकायत, और इतनी बड़ी पेनाल्टी है। तो मुझे लगता है कि सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा। और लॉ में जब लिख दिया कि आपको हर मुद्दे के लिए अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि आप उसे डिनाई नहीं कर सकते उसकी सुविधा को। और पर्सनल डेटा किस लिए ले रहे हैं ये लिखना पड़ेगा। मिसयूज होते ही आप तुरंत शिकायत कीजिए और 250 करोड़ तक का फाइन। अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है कि जो पर्सनल जो डाटा है वो कुछ समय के लिए जो कंपनीज हैं वो अपने पास रखती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब जो हमारा डाटा है वो हमें वापस कर रहे हैं? हम उनसे पूछ सकते हैं, इसका पूरा अधिकार एक्ट के माध्यम से दिया गया। जिस किसी भी कंपनी को हमने अपना निजी डेटा किसी भी काम के लिए दिया है, हम कभी भी उनसे ये पूछ सकते हैं कि क्या वो डेटा अभी भी उनके पास है, क्या वो उन्हीं सब कार्यों के लिए यूज कर रहे हैं। और अगर हमें लगता है कि जैसे मैट्रिमोनियल साइट है, अब किसी व्यक्ति का विवाह हो गया तो वो कहेगा कि हटा दीजिए, अब हमारा आप क्यों पब्लिश कर रहे हैं, हमें तो नहीं आवश्यकता है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल के तौर पे। और सर, ऐसा भी होता है कि विदेश से बहुत सारे व्यक्ति फॉरेनर्स यहाँ पर या टूरिस्ट के तौर पे आते हैं, तो क्या इस एक्ट के तहत उनके भी डेटा की प्राइवेसी या फिर सुरक्षा इंश्योर की जाएगी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो हमारा कानून है, भारत में जितना भी डिजिटल डेटा कहीं भी एकत्रित हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, उसकी पूरी सुरक्षा करने का, उसकी पूरी निजता को इंश्योर करने के लिए कानून है। देश के नागरिक हों या बाहर के नागरिक हों,
सुरक्षा की आवश्यकता सभी को है, निजता की आवश्यकता सभी को है, और इस कानून के माध्यम से ये अधिकार सभी को दिया गया है कि वो इसको इंश्योर कर पाएं। ये कानून सब पर लागू होता है। बिल्कुल, आज वाकई सिमरन करोड़ों लोग जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और छोटे छोटे गांव तक जो है डिजिटल ये सुविधा जो है वो पहुंचाई जा रही है। तो ऐसे में डिजिटल डेटा की जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, और जिस एक्ट की आज हम बातचीत कर रहे थे वो ना केवल हमें किसी तरह के साइबर फ्रॉड से बचाएगा, हमारी डेटा को सुरक्षित रख के, बल्कि साथ ही हमारे जो डिजिटल राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी निर्धारित करेगा। बिल्कुल, और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पर आज हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे साइबर एंड डिजिटल प्राइवेसी एक्सपर्ट एडवोकेट अनुज कुमार अग्रवाल जी। सर, डीडी मॉर्निंग शो में आज यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।